फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में लेकर आए हैं हम आज की कहानी हमारी अपना अपना भाग्य है, जो जैनेंद्र द्वारा लिखित कहानी हमारी है। बहुत ही मार्मिक कहानी है, एक छोटे बच्चे की कहानी है। जो एक छोटा बच्चा असहज परिस्थिति यानी उसकी मार्मिक व्यथा को कोई समझने वाला नहीं होता है, उसकी बात को कोई समझने वाला नहीं होता है। भूखा प्यासा रहता है, रात भर वो भूख से तड़प तड़प के मर जाता है। तो ये बहुत ही मार्मिक कहानी, दिल को दहला देने वाली कहानी है। एक बहुत ही रोचक कहानी जैनेंद्र जी ने इसको वातावरण को दिखाया है कि कैसे परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं और हम किसी को आंखों के सामने देख कर भी उसको अनदेखा कर जाते हैं और वो बहुत बड़ा दिल को दहलाने वाली बात उसके अंदर निकल के आ जाती है। तो ऐसी आज हमारी ये कहानी है जैनेंद्र कुमार की, अपना अपना भाग्य है। तो कांटे जीवन में 1000 चुभे हों पर हमने घाव न होने दिया। कांटे जीवन में 1000 चुभे हों पर हमने घाव न होने दिया। धैर्य व सफलता का मरहम हमने खराब न होने दिया। बस इतना याद रखना मेरे दोस्त, दिल पर हजारों ने चोट मारी पर साथ बस 2-4 ने दिया। तो ऐसे ही ये कहानी है। जीवन में परिस्थितियों में साथ देने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे और आपको टांग खींचने वाले, गिराने वाले, आपको परेशान करने वाले हजारों मिल जाएंगे। और ऐसी ही ये कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। जैनेंद्र की कहानी संग्रह के बाद में बात करेंगे। कहानी संग्रह हमारा सबसे पहले इनका फांसी है, 1929 इसका प्रकाशन है। दूसरा वातायन है, 1930 इसका प्रकाशन है। और तीसरा हमारा नीलम देश की राजकन्या है, 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। एक रात 1934 उसका प्रकाशन वर्ष है। दो चिड़िया 1935 में आता है। पाजेब 1942 में आता है। ध्रुव यात्रा 1944 में और जयसंती 1949 में। तो ये इनका कहानी संग्रह थे। और पहली कहानी इनकी खेल को माना गया 1928 विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी इनकी जो सबसे पहली कहानी लिखी गई है वो खेल लिखी गई है 1928 में और विशाल भारत पत्रिका में इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। और लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार इन्होंने माना है। यानी प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने माना है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। अब देखेंगे भाई हम अपनी कहानी को। अपना अपना भाग्य है जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखित अपना अपना भाग्य कहानी संग्रह 1930 में कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ। यानी वातायन में क्या है, अपना अपना भाग्य कहानी संग्रह, इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कहानी कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत पत्रिका 1929 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। यानी जो इसका पहला प्रकाशन हुआ था 1929 में हुआ था और ये कहानी संग्रह वातायन 1930 में प्रकाशित हुआ। तो ये कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। इसके पात्र देखें तो पात्र में कथावाचक है, जो कहानी वो कहता है उसका मित्र है, वकील है, 10 वर्षीय बालक जो बेघर है। यानी देखिए बालक की उम्र भी पूछी जाती है, कभी कभी उम्र कितनी थी उसकी, तो 10 वर्ष थी, ये नोट कर लीजिए आप उसको। और परिवेश की बात करेंगे, यानी कहानी कहाँ से लिखी गई है, कहाँ का उसका वातावरण लिया गया, कहानी को कहाँ था जब कहानी लिखी गई थी, तो नैनीताल इसका वातावरण, नैनीताल में इसको लिखा गया था। ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में यानी मैं शैली में, यानी लेखक खुद अपनी बात कहता है तो इसीलिए मैं शैली में इसका लिखा गया है इसको। विषय वस्तु क्या है, गरीब है, बच्चा है, गरीब बच्चा सर्दी से मर जाता है क्योंकि अमीर लोगों ने उसके जो प्रति संवेदना नहीं दिखाई है। यानी अमीर जो है, अमीर अपनी अमीरी में किसी के दुख को नहीं देख पाते हैं और थोड़ा सा अगर अमीर लोग थोड़ा सा अपनी संवेदना उस बच्चे के प्रति दिखाई होती, कुछ लोगों को जिनके पास पैसा था, तो वो बच्चा नहीं मरता, उसका जीवन बच जाता। और ऐसे ही ये कहानी है। लेखक ने उद्देश्य की बात करें हम इसके, तो लेखक ने अपने अपने व्यक्तित्व, अपना जो व्यक्तिगत है उसका स्वार्थ उससे ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार, सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश इसमें दिया है। यानी लेखक ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, यानी इंसान अपने लिए तो जीता ही है, कभी कभी दूसरे के लिए भी जीना हमारे लिए बहुत अच्छा सुकून दे जाता है, क्योंकि किसी की जिंदगी, किसी की 2 पल खुशी जीवन में बहुत कुछ इंसान को अच्छा संदेश दे जाती है।
तो ऐसे ही यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। लेखक कहते हैं कि लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल की संध्या के समय बहुत देर तक निरुद्देश्य घूमने के बाद सड़क के किनारे एक बेंच पर यानी बेंच पड़ी थी, बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेसे से भापकर बादल हमारे सिरों को छूकर वे रोक टोक घूम रहे थे। हमारे पीछे पोलो मैदान, हमारे जो पीछे था पोलो वाला मैदान, ये पोलो का खेल का मैदान था। वहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर क्या है कि पोलो का मैदान कहाँ था। पोलो वाला मैदान किस कहानी में दर्शाया गया, तो अपना अपना भाग्य कहानी में दर्शाया गया है। और पंक्ति आगे पीछे करके भी पूछा जा सकता है। तो पोलो का मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में वही श्रम में अनुपम नैनीताल था, यानी पास में, यानी इसका क्या था, श्रम में नैनीताल था। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे और बीली बीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़े चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। इधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणीय थी, यानी अंग्रेज क्या थी, अंग्रेजी औरतें थी, और जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न जाने चलने से थकावट नहीं आती, न हंसने में मौत भी आती थी, यानी बहुत ज़्यादा तेज चलती थी और हंसती भी बहुत ज़्यादा थी। उधर हमारी भारत की कुललक्ष्मी सड़कों के बिल्कुल किनारे दामन बचाती संभलती हुई साड़ी की कईतों में सिमटी हुई लोक लज्जा स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने पैरों में छिपकर सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। यानी कि वहाँ पर हमारे भारत की कुललक्ष्मी यानी भारत की स्त्रियाँ भी थी जो बिल्कुल किनारे किनारे दामन को बचाती संभालती हुई, यानी अपनी साड़ी को समेटते, साड़ी में सिमट कर, और लोक लज्जा यानी जो स्त्री में होता है व्यक्तित्व, भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परेशो वेतन यानी जो उन्होंने उनका पहनावा है, जो उनका शरीर का ढाल है, वो उसको छिपाकर सहमी आंखें धरती में गाड़ कर, यानी नीचे आंखों को नीचे, यानी कि अपने चेहरे को नीचे करके चल रही थी। तो इसमें ये भी दिखाया गया है कि भाई जो अंग्रेज औरतें थी उनका कैसा रहन सहन था, कैसा चाल ढाल थे, और जो भारतीय महिला थी उनका कैसा चाल ढाल था। तो ये भी इसके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों को बताता एक कर छीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। वहीं हम बैठे थे, सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे क्योंकि बूंदें टपक रही थी। पीछे फिरकर देखो तो एक लाल बर्फ की चादर बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। ऐसी घटना कोहरा हमने कभी नहीं देखा। वह टपक रहा था, मार्ग बिल्कुल निर्जन हो चुपचाप था, फिर वहाँ न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। कबक रहा शुभ शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो रहा, जैसे कहीं दूर कब्रों से आवाज आ रही हो। अब हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्र होटल में मिले। 2 वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों होटलों को आगे बढ़े, यानी हम दोनों होटल आगे बढ़े और हमारा होटल आगे था ही, यानी हम आगे बढ़े और हमारा होटल आगे ही था। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर एक बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। छटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पाकर गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। यानी ठंड बहुत थी, तो पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था। वह कैसी क्या होगी इसका अंदाजा भी न था। उन्होंने कहा, आओ जरा और बैठे यहाँ, और जरा यहाँ आओ, यहाँ और बैठे। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था अपना कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है।
मैंने देखा कोहरे की सफ़ेद कुछ हाथ दूरी से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने कहा होगा कोई 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। यानी गज की दूरी कितनी थी? तो 3 गज की। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। लड़का सर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा था। नंगे पैर हैं, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए है, उसके पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, वो न जाने कहाँ कहाँ जा रहा, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में न जाने कोई अगला है, ना कोई पिछला है, ना कोई दायां, ना कोई बायां। यानी वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, उसके अगल बगल में भी कोई नहीं है। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जागकर देखा, वो पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? लड़के से पूछा कि मित्र ने, तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। और दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है? उन्होंने कहा, उसके दोस्त ने, कि दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा हुआ। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? यानी उसका दोस्त पूछता है कि आज वहाँ क्यों नहीं सो रहा? आज कल दुकान पर सोया था, तो आज भी दुकान पर क्यों नहीं? नौकरी से, बच्चा कहता है कि नौकरी से हटा दिया गया, कि उसको नौकरी से हटा दिया गया। क्या थी नौकरी तेरी? सब काम 1 रुपया झूठा खाना। यानी 1 रुपये में सारा काम पूरा झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? बच्चे ने कहा हाँ। बाहर चलेगा? बच्चे ने कहा हाँ। आज क्या खाना खाया है? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? बच्चा कहता नहीं मिलेगा। ही सो जाएगा? यूं ही सो जाएगा? हाँ, बच्चे ने कहा। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? यानी बच्चा के पास कपड़े भी नहीं थे, बच्चे के पास खाना नहीं था, भूखा था, बच्चा बेचार लाचार था बहुत ज़्यादा। फिर बालक फिर आंखों से मुंह बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, पर कैसा मूर्ख प्रश्न था। माँ बाप हैं? हाँ। बच्चा बोलता है हाँ। कहाँ हैं? 15 कोस दूर गांव में। यानी उसके माँ बाप कहाँ थे? तो 15 कोस दूर गांव में थे। ये भी प्रश्न बन सकता है। कितनी दूरी पर घर था उसका? तो 15 कोस दूर पर उसका घर था। तू भाग आया? क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है, मारता है, माँ भूखी रहती है और रोती है, सो भाग आया। यानी उसका पिता उसका गुस्से में उसकी माँ को मारता है, और माँ भी भूखी रहती है, क्योंकि कमाता तो कुछ है नहीं, उसके पास पैसा है नहीं। इसलिए वो परेशान था। अपने छोटा बच्चा अपने दुख नहीं देख सकता, अपने मम्मी पापा के दुखों से दुखी रहता है, तो इसीलिए उसने कहा मैं भाग आया। अच्छा, हमारे साथ चलें। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील लोग होटल के ऊपर कमरे से उतर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। हाँ, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए ये लड़का। कहाँ से ले आए? आप इसे जानते हैं? वकील कहता है कि आप इसे जानते हैं, इसे कहाँ से ले आए? जानता बेईमान नहीं हो सकता है। अजी ये पहाड़ी भी बड़े शैतान। वकील कहता है कि अजी ये पहाड़ी भी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब हैं। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या कर लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, क्या करूं? वकील कहता है इसका दोस्त कि आप मानते ही नहीं, क्या करूं? ऐसे बच्चे गली गली में घूमते रहते हैं और न जाने कल क्या लेकर चंपत हो जाए। ये बात कहकर उन्होंने उसको टाल दिया। माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, हम सब सोने जाते हैं।
वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर निकलकर आकर मित्रों ने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर की ओर में देखने लगा। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी मित्र ने कुछ कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं। देखूं, सचमुच मेरे पास पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कट 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 की आवाज़ कर रहे थे। यानी लड़के को इतनी ठंड लग रही थी कि उसके दांत किटकिटा रहे थे और कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब कि हमारे पास तो 10-10 के नोट हैं, तो फिर कैसे करेंगे? मैंने कहा 10 का ही नोट दे दो। सब पककर मित्र ने मेरा मुंह देखने लगे। आते यार, बजट बिगड़ जाएगा। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे नहीं हैं। ये भी यहाँ से ये जो लाइन है, ये भी लाइन भी पूछी जा सकती है कि हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे नहीं है। किसका उसकी कहानी की लाइन है ये? तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है। यहाँ भी प्रश्न, ये भी हमारी हेडलाइन महत्वपूर्ण है। ये भी हमारी पूछी जा सकती है कि यह दया ही इस ज़माने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहा। इस लड़के ने बोला, अब आज ही कुछ नहीं हो सकता। कम मिलना है। वह होटल डी पब जाता है। यानी कौन सा होटल था? तो डी पब। होटल का नाम क्या था? डी पब। वही कल 10 बजे मिलेंगे। उस लड़के से बोला गया कि कल डी पब होटल पर आपको हम दोनों मिलेंगे और कल हमें वहीं मिलना। हाँ हजूर, कुछ काम दे देंगे हुजूर? हाँ ढूंढ दूंगा काम। बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ काम दे देंगे हुजूर? तब उसके दोस्त मित्रों ने कहा कि हाँ ढूंढ देंगे काम। तो जाऊँ? हाँ। ठंडी सांस खींच के मित्र ने कुछ कहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक से फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर आगे बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर रही, बदन में तीर सी लग रही थी। सिकुड़ते हुए एक मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो हम पहले बिस्तर में गर्म हो लें, फिर इसकी चिंता करेंगे। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो, बेहयाई कहो। यानी उदास होकर उसका जो मित्र है, जो लेखक है, वो कहता है कि जो कहो, लाचारी कहो या निष्ठुरता कहो या बेहाई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु दुलारे का बेटा बालक निश्चित संयम होकर होटल डी पब नहीं आएगा। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। यानी कि उस लड़का को रात में जो बोला था कि डी पब होटल पर हम लोग मिलेंगे, तो उसकी भी इंतज़ार करने की या उसकी भी देखने की, राह देखने की कि बच्चा आएगा, हमसे उम्मीद करके गया है, हमने उससे बोला है कि हम कल वहाँ पे मिलेंगे, तो हमने उसकी भी ज़रूरत न समझी। मोटर में सवार होते ही समाचार मिली कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक किनारे के पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। यानी कि जैसे ही हम मोटर में बैठे, वैसे ही एक सूचना मिली कि एक बच्चा है जो रात में ठिठुर कर मर गया है पेड़ के नीचे। तो मरने के लिए वही जगह थी, बस 10 वर्ष की उम्र, वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। यानी आदमियों ने उसकी जो गरीबी थी, उसकी लाचारी इतनी थी कि दुनिया ने ही उसके उपहार उसके पास छोड़ा था। यानी उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती और मुट्ठी, पैरों पर बर्फ की हल्की चादर चिपक गई थी। मानव दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा समझा अपना भाग्य। यानी सब सुना और सोचा समझा अपना भाग्य। यह कहानी हम दूसरों की मदद करने का पाठ सिखाती है। दूसरों को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। यही एक अंतर है जो हम जानवरों से अलग हमें बनाता है। यानी कि एक हमारे अंदर की जो सोच है, मनुष्यता की सोच है, जो हमारे अंदर मानवता की सोच है, जो हमारे अंदर दिल में हमारी एक कल्पना होती है, एक हमारी चाहत होती है हम दूसरों की भी हेल्प करें। तो वो जानवरों में अलग नहीं
से हमें अलग कर देती है। यानी जानवरों में वो चीज़ नहीं होती है जो मानव में होती है, तो यही चीज़ हमें मानव जानवरों से अलग बनाती है। तो कहानी आज बस इतनी थी, और कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये जो कहानी है दुनिया को सोच बदलने वाली कहानी है, दुनिया की सोच बदलने वाली कहानी है। जो एक पूंजीपति लोग हैं, जो अच्छे गरीब, जो पैसे वाले लोग हैं, उन गरीब लोगों की सहायता के लिए उनको दर्शाती है कि किसी गरीब की अगर हेल्प हम कर दें तो उसका जीवन बच सकता है। ये कहानी हमें समझाती है, हमें दिशा देती है कि हमें किसी का भी बुरे समय पर उसका साथ देना चाहिए। तो आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, कहानी कैसी लगी। और रोचक कहानियाँ पढ़ने के लिए रोज़ चैनल को फॉलो करें। तो बस आज की कहानी थी हमारा अपना भाग्य, कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।